ये एक मुद्दा भटकाने वाली बात है, ठीक है। तो वो बच्चे अगर जब 65% बच्चे पीडीए के आगे निकल के आ रहे हैं या लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वो देश या वो राज्य विकास क्यों नहीं कर रहा है? भाई तुम्हारे बाप हैं कि जो ये लगा रहे हैं इंडस्ट्रीज। कोई व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमा के अपनी इंडस्ट्री खड़ा करता है, कल को दिन तुम वहाँ आंदोलन करवा दोगे आरक्षण के नाम पे, ये क्या तरीका है भाई? अमेरिका से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की यहाँ पे है, 40 करोड़। उनका अल्पसंख्यक का दर्जा छीनना चाहिए। अगर गांधी परिवार अमेठी या रायबरेली में अगर कुछ सुदृढ़ बनाए होते तो आज हम लोग यहाँ दिल्ली में धक्के नहीं खा रहे होते, ना ही आपके माइक पे जवाब दे रहे होते। है कि कोई भी पार्टी वहाँ पे ये चाहती नहीं कि विकास हो। और आने वाले टाइम में प्रशांत किशोर आने वाले टाइम में कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा, ये आप देख लीजिएगा। बिहार इलेक्शन में क्या लग रहा है अभी? क्योंकि लगातार राहुल गांधी भी दौरे कर रहे हैं। राहुल गांधी दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही बोला कि वो जो उनका एक अलायंस है जो पीडीए को लेके वो लोग बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक मुद्दा भटकाने वाली बात है, ठीक है। आज इतने सालों से कांग्रेस जब अपने उसमें रही, मतलब अपने शासनकाल में रही, तब ये मुद्दा क्यों नहीं आया? ठीक है, तब ये मुद्दा क्यों नहीं आया? और आज जब उनको लगा कि हम इस मतलब ये हिंदू वोटर एक तरीके से हम इसको नहीं अलग कर पा रहे हैं बीजेपी के अगेंस्ट में, तो अब उन्होंने इसको लेके आ गए। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, अगर एक मैं सिंपल सी बात है, एक आरक्षण की बात करते हैं, ठीक है, तो 50% आरक्षण है, उसके ऊपर अनरिजर्व है, ठीक है। तो 50% तो आपका आदमी फिक्स है ना, जो वो बात बोलते हैं पीडीए को लेके, तो 50% तो आपका आदमी फिक्स है कि उस सीट पे तो इधर का आदमी नहीं आ सकता ना। जो 50 पे तो 50% वो आदमी वही आ रहा है ना। और उसमें भी कुछ ऐसे अच्छे बच्चे होंगे जो कि अनरिजर्व में भी आ रहे होंगे, 10, 5, 15 जो भी आप मान लीजिए। तो उस 100 में 65% तो बच्चे एक पीडीए के बच्चे आ रहे हैं ना, ठीक है। तो वो बच्चे अगर जब 65% बच्चे पीडीए के आगे निकल के आ रहे हैं या लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वो देश या वो राज्य विकास क्यों नहीं कर रहा है? राज्य विकास क्यों नहीं कर रहा? सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा उदाहरण दिया है इन्होंने कि जहां आरक्षण हो गया है और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो गया है, वो राज्य विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? गुजरात ही विकास में आगे क्यों है, ये और राज्य ही विकास में आगे क्यों है? तो बस ये जो पीडीए इम्प्लीमेंट जहाँ हुआ है वहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा? बहुत वैलिड पॉइंट उठाया इन्होंने कि आप आरक्षण की राजनीति तो कर सकते हो, पर उसकी तुलना भी तो करो। हर 5 साल में ही करो, इलेक्शन के टाइम पे ही करो। भाई इससे क्या लाभ हुआ? और अब तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी ला रहे हो। भाई तुम्हारे बाप हैं कि जो ये लगा रहे हैं इंडस्ट्रीज। कोई व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमा के अपनी इंडस्ट्री खड़ा करता है, कल को दिन तुम वहाँ आंदोलन करवा दोगे आरक्षण के नाम पे, ये क्या तरीका है भाई? इसीलिए तो पलायन हो रहा है। लोग भी, हमारी भारत की प्रतिभा पलायन करके कनाडा जा रही है, किसी देश में जाके काम धंधा कर रही है अपना, दुबई जा रहे हैं, कहीं कहीं सेटलमेंट हो रहे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से। इस देश में प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए और आरक्षण के नाम पे और ज़्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कही थी उतना ही होना चाहिए। वो भी उन्होंने 15 साल का कहा था, राजनीति होते होते एक्सटेंडेड होते हुए 15-75 साल से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन इसका भी एक आकलन होना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर साहब का, वो कोट निकाल के कि अभी तक कितने लोग रिवाइव कर गए, कितने लोग ऊपर चले गए आरक्षण से, किस किस को लाभ हुआ। और उन्होंने और अब तुम मुसलमानों को इसमें कहाँ से घुसेड़ रहे हो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते थे कि भाई मैं मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ, और मैं भारत के बंटवारे को भी नहीं मानता। भारत की जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है सबको पहले पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए, तब मैं मानूंगा भारत के बंटवारे को। तो वही बात अब इम्प्लीमेंट नहीं होती। अंबेडकर का सम्मान करने वाली ये पार्टियाँ अब इस बात को भी माने कि अंबेडकर साहब ने सिर्फ दलित और पिछड़ों के लिए आरक्षण मांगा था और उन्हें मिल भी गया। अब सिर्फ आकलन की बात होनी चाहिए कि 75 साल में उनका क्या क्या लाभ हुआ और जिनको मिल चुका है। अब देखो चिराग पासवान क्या कहते हैं, भाई हमें आरक्षण मिला था, रामविलास पासवान जी कितनी बारी मंत्री रहे, लेकिन मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। तो कितने लोगों ने आरक्षण छोड़ा, उन लोगों को भी सामने आना चाहिए। और जैसे अभी जनरल कास्ट के लिए भी एक आरक्षण आया हुआ है कि भैया, हाँ, EWS इकोनॉमिक सेक्शन, वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो EWS से अभी लाभ हो रहा है, कुछ लोगों को हो रहा है। उसे भी थोड़ा दायरा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि गरीब हर जाति में, हर धर्म में है, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। सिर्फ एक ही मजहब, एक ही धर्म की बात करते रहोगे, एक ही सेक्शन की बात करते रहोगे तो अलगाव पैदा होगा। और ये अलगाव पर राहुल गांधी पैदा करना चाहते हैं। वो इस देश को पहले जाति के नाम पे टुकड़े करना चाहते थे, अब आरक्षण के नाम पे टुकड़े करना चाहते हैं, जाति झंडा करने के लिए। वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन उससे है क्या कि इससे बात ये आती है कि इससे देश मोदी जी ने विरोध कब किया था, ये बताओ?
जातिगत जनगणना का मोदी जी ने विरोध किया था क्या? और इसी बहाने मुस्लिमों कई कार्यकर्ता बोले थे मोदी जी के मुस्लिमों की भी जातिगत जनगणना होगी। एनपीआर 2011 के बाद 2021 में होना था, हर 10 साल में होता है। भारत सरकार को योजनाएं चलानी पड़ती है, बजट सैंक्शन करना पड़ता है। उसी में जो एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड, उसके हिसाब से हमें यह तो पता चले मुस्लिमों की पॉपुलेशन कितनी हो गई है। वो अल्पसंख्यक नहीं रहे हैं। 40 करोड़ आबादी अल्पसंख्यक हो ही नहीं सकती। अमेरिका से ज़्यादा आबादी मुस्लिमों की यहाँ पे है, 40 करोड़। उनका अल्पसंख्यक का दर्जा छीनना चाहिए। एनपीआर जो नई जातिगत जनगणना होगी या जो भी जनगणना होगी उससे ये पता चलेगा। और देश में जो नई स्कीमें लागू होंगी वो तरीके से लागू हो पाएगी। मुस्लिमों की भी शिया, अहमदिया, बरेलवी और सुन्नी ये सब जातियाँ होती है, उसमें भी दलित होते हैं। तो उन सबका सामने पसमानदा, उन सबका सामने आएगा डेटा, तो इससे सरकार को लाभ होएगा और राहुल गांधी का वोट बैंक कटेगा और छटेगा। ये ध्यान रखना चाहेंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अब शायद हो सकता है कि हम है वो बिहार की राजनीति को बदल दें और बिहार में अब रोजगार की और जैसे भाई साहब अभी एक नेता या मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे थे ना, मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से हूँ और वहाँ पे गांधी परिवार का अधिकांश लोग जो है प्रधानमंत्री भी थे। अगर गांधी परिवार अमेठी या रायबरेली में अगर कुछ सुदृढ़ बनाए होते तो आज हम लोग यहाँ दिल्ली में धक्के नहीं खा रहे होते, ना ही आपके माइक पे जवाब दे रहे होते। जो है जबकि पारिवारिक गढ़ रहा है, पारिवारिक गढ़ उनका ये रहा है। और पलायन जो है बिहार से जो हुआ था वो लालू प्रसाद यादव के समय में शुरू हुआ था। नीतीश कुमार जी के समय में नहीं शुरू हुआ। जो है यादव के समय में शुरू हुआ था, अब तेजस्वी प्रसाद यादव के टाइम पे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं खत्म होगा और बढ़ जाएगा, बल्कि जो है पलायन वहाँ हमेशा होता रहेगा, क्योंकि उस प्रदेश में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि जहां पे कोई काम हो सके। सबसे बड़ी बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी भी सरकार में, आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, यूपी बिहार में कितनी कंपनियां हैं, कितनी एमएनसीज काम करती हैं। आप बिहार वो अगर नोएडा आप एक गुंडे उठा ले जाते थे, जो है कपड़ा वाले को, कपड़े की शोरूम को उठा ले जाते थे। ये कि नीतीश कुमार की सरकार में भी तो कुछ नहीं आया। एक बहुत छोटी सी मैं बात बताता हूँ आपको। एक कोविड के टाइम पे एक भारत के प्रवासी एनआरआई ने आके बिहार में, वो बिहार के ही थे, उन्होंने एक चिप बनाने की, माइक्रो चिप बनाने की कंपनी खोली। ठीक है, ये बकायदा ट्विटर में भी इसके बारे में है, सब जगह न्यूज में कवर हुआ। उन्होंने कहा कि मैं ये कंपनी बिहार में अपने गृह राज्य में खोलूंगा। आरा में उन्होंने वो फैक्ट्री खोली, उसमें माइक्रोचिप बनती थी। माइक्रोचिप बनाने वाली इंडिया में उस समय बहुत कुछ कंपनियां होती थी। वो बता रहे थे, उन्होंने लिखा कि उनके घर के आगे एक रोड बननी थी, उस ऑफिस से एक रोड बननी थी और वो करीब 100-200 मीटर की रोड थी। उन्होंने कह रहे हैं कि हमने किस ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म या ऐसे फोरम में हमने इस बारे में नहीं शिकायत करी या नहीं बोला कि ये रोड बनवा दी जाए, क्योंकि हमारा जब सर्वे हुआ था, जब हमारे इसके लिए जो बाहर से कंपनी आई थी, उसने इस पे एक ऑब्जेक्शन उठाया था कि आपके आगे की तो रोड तक नहीं बनी है। तो कह रहे हैं इतने फोरम में लिखने के बाद, इतने लोगों से बोलने के बाद भी वो रोड नहीं बनी। फिलहाल मैंने अपनी कंपनी को शिफ्ट करके मैं पुणे चला आ गया। तो आप समझ रहे हैं कि बात यहाँ बिहार में लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार की नहीं है, बात वहाँ के एक राजनीतिक उसकी है कि कोई भी पार्टी वहाँ पे ये चाहती नहीं कि विकास हो, क्योंकि लोग अगर पढ़े लिखेंगे, लोग वोट करेंगे तो उनके पास वोट के मुद्दे होंगे। आज बिहार में देखिए ऐसा नहीं है। देखिए आज आप एक बात बताइए, बिहार में कितने एक्सप्रेसवे थे? पिछले बजट में हमने देखा ना कि 3 एक्सप्रेसवे बिहार को दिया गया। जैसे आप अगर काशी गए होंगे तो काशी विश्वनाथ का जैसे कॉरिडोर बना, वैसे ही विष्णुपद का कॉरिडोर बन रहा है। देखिए डेवलपमेंट के लिए एक विजन होना चाहिए। आज वो विजन है, जैसे एनडीए में है विजन, वो आज नरेंद्र मोदी जी ने वो दिया है सौगात। आज कहीं ना कहीं जितेंद्र राम मांझी और ये लोग, देखिए बात क्या है ना कि एक विजन होता है। आज जैसे लोग बोलते हैं ना कि राहुल गांधी हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, क्यों नहीं नेहरू जी ने यहीं पर एक ऐसा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी खुलवा दिया? प्रॉब्लम यही है ना। बात है क्या कि जब क्या बोलते हैं, तेजस्वी को आप चाहते हैं कि सीएम बन जाए, बढ़िया बात है बन जाए, मतलब आप अफजल गुरु के बेटे को भी आप चुनाव लड़वाएंगे। अरे साबुद्दीन कौन था? रिपोर्टर को जला दिया था, वही साबुद्दीन ना रिपोर्टर को जला दिया था। तो यही प्रॉब्लम है मैम कि उसका बेटा जो क्या बोलते हैं, मोहम्मद साबुद्दीन का बेटा कौन से पार्टी में गया? आरजेडी में गया। क्यों गया? क्योंकि वो गुंडों की पार्टी है। कौन लग रहा है मुख्यमंत्री का चेहरा, कौन लग रहा है? क्योंकि अभी से ही लोग अलग अलग प्रकार के दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है किशोर, वहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया है। प्रशांत किशोर आने वाले टाइम में कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा, ये आप देख लीजिएगा।
ये कांग्रेस ज्वाइन करेगा। ये इससे बड़ा क्या बोलते हैं फरेबी मक्कार कोई नहीं निकलेगा। ये देखिएगा, ये यहाँ का केजरीवाल निकलेगा, प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर अगर बन गया सीएम, उसको सब कुछ पता है, उसको सब कुछ पता है कैसे जनता को ठगना है, और वो ठगेगा जनता को। जो इंसान नरेंद्र मोदी को ठग सकता है, जो इंसान ममता बनर्जी को ठग सकता है, जो इंसान क्या बोलते हैं नीतीश कुमार को ठग सकता है, वो किसी को भी ठग सकता है। कह रहे सबके साथ का अनुभव है, सबको ठगा है। कम से कम उसकी बातचीत में एक ये लोगों को ऐसी वाइब्स तो आ रही हैं कि वो बिहार के विकास की बात कर रहा है। बातचीत में अगर वाइब्स आ रहे तो फिर तो चिराग चिराग पासवान एक मुद्दा बता दें, उनके पिताजी इतने साल से रहे, उस पार्टी ने कितना किया, वो दलित के इतने बड़े नेता थे, कितने दलितों का उन्होंने उद्धार कर दिया, पासवान कम्युनिटी का क्या उद्धार कर दिया उन्होंने। देखिए बिल्कुल उद्धार किया है, समझे। आज ये बताइए कि कांग्रेस जो ये जो अभी जो बोल रहे हैं कि उन्हीं की पार्टी का घटक दल का है, जब ये क्या बोलते हैं रिपोर्ट आती है स्ट्रक्चर कमेटी की, उसमें क्या बोला गया था, क्या रिपोर्ट में था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी नीचे मैंने ये मुस्लिम समुदाय आ गया है। तो जो इंसान जो अभी अगर किसी से पूछेंगे कि मुस्लिम समुदाय का कौन सा पार्टी है, तो कोई भी बोल देगा कांग्रेस है। तो जब कांग्रेस ने मुस्लिम को ही नहीं देखा, उसी के कार्यकाल में मुस्लिम सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ, तो कौन क्या किसका विकास करेगा। ये कांग्रेस कुछ नहीं करेगी। मैं चाहता हूं इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, चिराग पासवान उसमें रहे और चिराग पासवान उसके सीएम बने। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, कौन किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री को? मैम, भाई साहब ने जैसे प्रशांत किशोर जी का नाम लिया, तो प्रशांत किशोर जी तो महा ठग रहे हैं। आईपैक नाम से कंपनी बनाई थी, और आईपैक में दबा के आईपैक नाम से उन्होंने कंपनी बनाई थी, जिसमें बरगलाया लोगों को, बहलाया फुसलाया सैलरी के नाम पे, ये नाम पे, और हर एक सरकार को बनाने का दावा किया, ये बन जाएंगे। केजरीवाल जी को भी ठगा था। अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री जब कांग्रेस टाइम में बने थे, तो उनको भी ठगा। तो ये ठगेरी लोग हैं, ये बिहार को भी ठगना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है इनका मकसद। और बाकी रही बात मुख्यमंत्री चेहरे की, तो हो सकता है इस बार नीतीश कुमार जी बने मुख्यमंत्री, लेकिन वो ज़्यादा लंबे नहीं चल पाएंगे। किसी यंगस्टर को हो सकता है वो दावेदार मतलब दे दे। तो इस बार बीजेपी का एक मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के लिए भला होगा, क्योंकि नीतीश जी के राज में नो डाउट विकास हुआ है, लेकिन उस गति से विकास नहीं हुआ जिस गति से होना चाहिए था। क्योंकि बीजेपी हमेशा अपना जूनियर लेवल का ही प्लेइंग गेम खेलती रही वहाँ पे, क्योंकि नीतीश जी ही फर्स्ट नंबर पे हमेशा कंटेंडेंट बन के रहे। इस वजह से बीजेपी को थोड़ा इस बार कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाए, जितनी भी सीटें उनको घटक दल को मिलेगी, और दावा ठोक दे कि इस बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बने।